और आप क्या बोल रहे हो शुभम? सर एक चीज इसमें एक इसमें करते हैं तब रात हो जाती है। ऑनलाइन वालों, आप लोग की आज दिन में जो केमिस्ट्री क्लास होती है वो नहीं, ठीक है? दिन में जो जेके सर की क्लास होती है वो आज आपकी क्लास नहीं है। ओके, हाँ वैसे भी आप तो घर पे ही बैठे हो, क्या होता है? नहीं हो रही क्या है? 1 बजे खाना खा लो, नहीं तो खाना फिर आप मेरे ख्याल में लेट खाते हो या घर जाके खाना खाते हो आप लोग? चलो, आप लोग वेव ऑप्टिक्स की शीट करके आए हो या नहीं करके आए हो? करके आए हो। 50 सवाल थे, निकालो। 50 में से कुछ हुए? चलो अच्छी बात है, बहुत सारे हुए, अच्छी बात है। हैं? 20 तक कोई डाउट नहीं, शाबाश। नहीं किसी के तो होंगे ही। इतनी आसान 11 मिनट ठीक है, रुको मैं भी शीट खोल लेता हूँ, 1 मिनट थांबा। पचास सवाल, 1 से 10 में कोई डाउट हो तो बोलो। 1 से 10 में कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो फिर आज ही क्लास शीट खत्म करके कल सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे, ठीक है? और चालक क्या दोपहर को क्लास ले लूँ मैं? क्यों ले हैं? तो लेनी नहीं, ठीक है ना? दोपहर में क्या कहते हैं, दोपहर में क्लास के जो नुकसान होते हैं वो मेरे को पता है क्या लगते हैं। आपको अगर मैं मान लो दोपहर में पढ़ाऊंगा, फिर मेरी शाम को क्लास है, तो मेरी शाम वाली क्लास भी थोड़ी तकलीफ में जाएगी, और आप भी घर जाके क्या कहते हैं उस एनर्जी के साथ में नहीं पढ़ पाओगे जो अभी आप 1 बजे बाद फ्री होकर होते हो। फिर आप 1:30 साढ़े 3 बजे पहुंचोगे, 4 बजे खाना वाना खाओगे, हाँ 5 बजे पहुंचोगे, जो भी है। फिर एक बार के लिए क्या कहते हैं 3-4 घंटे पढ़ाई करने की इच्छा खत्म हो जाती है, और फिर रात को एक बार खाना वाना खा के 8 बजे पढ़ने बैठोगे, 11 बजे तक नींद। तो बस वही तो। और वही अगर यहाँ से आपको मैं 1 बजे छोड़ दूँ, 1:30 बजे तक घर पहुँच जाओगे, 2 बजे तक घर पहुँच जाओगे, खाना खा के 2:30 बजे पढ़ने बैठोगे, 2:30 से लेकर रात को 10 बजे तक पढ़ सकते हो। तो 2:30 से 10 में कितने घंटे हुए? 4 और लगभग 2 या 3, 8 घंटे भी पढ़ सकते हो। 10 बजे तक नहीं, क्या 12 बजे तक भी पढ़ सकते हो ऐसे तो, लेकिन हाँ कम से कम आप 8 घंटे पढ़ सकते हो उसके। और वैसे अगर क्लास होती है 2 घंटे की तो आप 3 घंटे पढ़ते हो, तो इफेक्टिवली आपकी 1 घंटे का नुकसान होता है हर रोज का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वैसे अगर मैं आपको 1 बजे छोड़ दूँ तो आप घर पे जाके 8 घंटे पढ़ सकते हो, और यहाँ पर आपको 2 घंटे पढ़ाए और घर पे जाके आप 3 घंटे पढ़ो, तो टोटल कुल पढ़ाई कितनी हुई? 5 घंटे की। और वैसे कितनी हो जाती है? 7 घंटे की। तो 2 घंटे का नुकसान हुआ ना लगभग रोज का। खैर कोर्स करा या तो फिर क्या कहते हैं कोर्स होगा या फिर आपकी पढ़ाई होगी। तो एक बार के लिए क्या कहते हैं, जैसे आज आपको गैप मिला है तो उसको यूटिलाइज करो। आप फिजिक्स के अंदर मेरे को कोई और एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं है। अब बस अपन को क्या करना है, आपको आपकी साइड से सवाल आके पूछना है। जैसे वेव ऑप्टिक्स शीट के बाद में अर्धचालक के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ या नहीं हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर, एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे 2 दिन के चैप्टर्स हो जाएगा। ये मान के चलो आप 5 अप्रैल तक आपका कोर्स हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगा दे संडे को 1:30 से 3 तो 31 तक हो जाएगा। लेकिन अपन को नहीं, अपन आराम से करेंगे 5 तारीख, फिर रिवीजन चालू करेंगे 15 दिन। रिवीजन के लिए आपकी शीट का मैंने बोल दिया है, आज या कल में आपको प्रिंट मिल जाएगा। हैं? इस शीट में डाउट नहीं है कुछ तो बहुत कम है, तो अर्धचालक आज ही चालू कर लेंगे।
चलो मेरे को बोलो, एक तो आपने 11वां सवाल बोला आपके पास, 11वां 15वां और 23 और 17 16 और अपने डाउट बोल लो इसके अंदर पूरी शीट में 50 तक। अगर नहीं कर पाए हो तो बोलो 30 22 और बोलो 22 लिख दिया ना। 48 बस आगे चलो अब देखते हैं सवाल क्या है। ऑनलाइन में आपने अटेम्प्ट किए क्या गुंजन और सारिका? और हाँ सारिका, आप पहले क्लास में आए नहीं थे तो आपको बता देता हूँ कि आज आपकी 1:30 से 3:30 बजे वाली क्लास नहीं है। 32 कोई सा सवाल रह गया? देखो 12 16 12 आ गया नहीं, 12वां नहीं आया। 12 16 22 23 और 35 22 आ गया है, 23 आ गया है और 35 में। चलो ये सवाल खा जाएंगे वक्त तो। चलो शुरू करें। परग्राम आपके डाउट्स क्यों नहीं करी हैं? क्या एनसीईआरटी क्यों पढ़ी? जब बोला था शीट करके आना। क्या हो गया पर्वतराम? शुरुआत में आप सवाल करके आते थे, अपना सवाल करके आते हैं, जवाब देते हो कुछ नहीं, बस है। ट्रेन पटरी से क्यों उतार दी है पर्वतराम? ऊपर देखो, ट्रेन पटरी से क्यों उतर गई? अब तो ट्रेन को पटरी पे दौड़ाने वाला वक्त है और आप ट्रेन को पटरी से उतार के बैठे हो। क्या हो गया? प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि बहुत सारी चीजें आ रही है ऐसा, ठीक है कि भाई फिजिक्स करे, केमिस्ट्री करे, मैथ्स करे, ये करे, वो करे, ऑर्गेनिक करे, रिवीजन करे, ये तकलीफ आ रही है। आ तो रही है तो बस जो पहली चीज आ रही है दिमाग में वो करने बैठ जाओ। ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, उसमें ही अगर अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कि मैं घर पे गया, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, तीनों सब्जेक्ट आ गए, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। जो पहला सब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे कल मैंने फिजिक्स करी थी, आज केमिस्ट्री कर ली, कल मैथ्स कर लो, बस सोचो ही मत। जो सामने दिख रहा है उसी को एक सब्जेक्ट को उठाओ और करो। रिवीजन करने का वक्त नहीं है। टेस्ट पेपर दो, कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट पेपर दो, टेस्ट पेपर दो, एक टेस्ट पेपर दो, उसके अंदर जो सवाल नहीं हुए उनको समझने की कोशिश करो। अगर आते नहीं आते तो आगे पूछो, बस ये रिवीजन हो गया। मान लो टेस्ट पेपर में सवाल आया क्या कहते हैं, कार्य प्रमेय ऊर्जा का, वर्क एनर्जी थ्योरम का आया, ठीक है ना, कोई नहीं हुआ आपसे तो उसका कैसे हुआ? सोल्यूशन देखा, नहीं आया समझ में, आके पूछा, वर्क एनर्जी थ्योरम का रिवीजन हो चुका है आपसे, समझ लिया वो सवाल, सवाल के माध्यम से रिवीजन हो गया। ऐसे करो, एग्जाम दोगे तो आएगा रिवीजन। रिवीजन कैसे करते हैं? वापस से आप वही क्लास में बैठ के पढ़ने से ना बैठोगे, वो तो आपने पढ़ लिए एक बार दो बार। रिवीजन कैसे करोगे? सवालों से करोगे। सवाल कहाँ मिलेंगे? एग्जाम में। टेस्ट पेपर करो, टेस्ट पेपर तो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहला सवाल है 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है भाई? कोई एक शीट भी दे दो ना मेरे को, दोनों के पास में शीट है, एक दे दो। मेरे पास में इंग्लिश वाली है, हिंदी वाली है। कला संबंध स्रोत में आवश्यक है कि उनके कला संबंध स्रोत बोले तो कोहेरेंट सोर्स, दोनों के आयाम समान हो, नहीं आयाम अलग अलग हो सकते हैं। देखो ध्यान से, अब मेरे को एक किसी को टिक करना है, मेरे को एक किसी को टिक करना है, तो वो कैसे सोर्स है? तो याद करो अपन ने कोहेरेंट सोर्स जो दो माने थे वो कौन कौन से माने थे?
ये दो कोहेरेंट सोर्स है। हाँ, इन दोनों का अगर मैं व्यतिकरण कराऊंगा तो उससे जो मेरे को आयाम मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई आया ना, क्योंकि प्रारंभिक कलांतर कितना है इनके बीच में? 5। ये बात समझ आई है नहीं है? अब अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 और t बराबर 0 पर बात करूं तो अगर दोनों का k अलग अलग भी हो जाएगा, अगर मैं x बराबर 0 पर बात कर रहा हूँ, दोनों का k अलग अलग भी हो जाएगा तो भी इसमें कुछ फर्क पड़ रहा है? अगर मैंने बोल दिया x बराबर 0 और t बराबर 0 पर बात कर रहा हूँ तो k अलग अलग है तो कुछ फर्क पड़ रहा है? k क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर k अलग अलग है, वो आगे 0 से मल्टीप्लाई हो जाते तो पूरा 0 ही हो गया। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग क्या हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f। अगर मैं टाइम 0 पर बात कर रहा हूँ, क्या इन दोनों का व्यतिकरण हो सकता है t बराबर 0 पर? हाँ। लेकिन अगर फाई बदल रहा है, अलग अलग वक्त पर अलग अलग है, तो क्या इनका व्यतिकरण हो सकता है? नहीं। तो बताओ, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली में से मैं किसको टिक करके आ जाऊंगा? दिल्ली। क्या पूछा है सवाल के अंदर? कौन सा आवश्यक है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ये आवश्यक। अगर ये दोनों के बीच में कुछ कांस्टेंट है तो देख रहे हो ध्यान से, ये जो दो वेव बनी है, जो दो तरंगें बनी है, यहाँ पर ये y1 और ये दूसरा। अब मैं x बराबर 0 t बराबर 0 पर इनका व्यतिकरण देख सकता हूँ? हाँ, देख सकता हूँ। बस फाई पता होना चाहिए। समझ गए? ये फाई 0 भी हो सकता है। अगर फाई 0 हो गया तो ये YDSC हो गया। YDSC के अंदर याद करो, यहाँ से पहुँचने वाली और यहाँ से पहुँचने वाली का कलांतर शून्य होता है। अगर शून्य नहीं है, कुछ और है, तो उससे कुछ और पैटर्न बन जाएगा। तो BCD में मेरे को जो एक ऑप्शन टिक करके आना है तो मैं उसको दिल्ली करके आऊँगा। बस समझ गए? अगला सवाल आपने पूछा 11 के बाद में 12वां। अब देखो 11वें के अंदर व्यतिकरण में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट आई है? कलांतर। तो यहाँ पर बताओ, दो सोडियम के लैंप है, उनका व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो दोनों के स्रोत के बीच में कलांतर अलग अलग है। बस समझ गए? कलांतर अलग अलग है, दोनों स्रोत की आवृत्ति अलग अलग है, तो भी क्या वो व्यतिकरण कर सकते हैं? हाँ, देखो ना, इनकी अगर मैं आवृत्ति अलग अलग भी कर देता हूँ तो भी ओमेगा और ओमेगा डैश अगर अलग अलग है तो t बराबर 0 और x बराबर 0 पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फाई सेम होना चाहिए। 11 और 12 समझ गए? हाँ, दोनों लिंक सवाल थे, इसीलिए एक के बाद में एक दिए हुए थे। 11 और 12 के बाद में आपने मेरे से पूछा 15 और 16। जब प्रकाश सघन माध्यम से अपवर्तित होता है, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है, पंद्रह का आंसर क्या? सी कलकत्ता है। देखो ध्यान से, जब एक वेव सघन माध्यम में जाती है तो बताओ मेरे को, यहाँ पर इसका क्या वेग घट जाता है? क्योंकि वेग क्या होता है? अंडर रूट टी अपॉन म्यू। म्यू बढ़ गया तो वेग घट गया, वेग घट गया तो v बराबर लैम्डा f। ये तो टाइम पीरियड है, समय थोड़ी ना बदलता है। क्या बदलती है? वेवलेंथ बदल जाती है,
आवृत्ति नहीं बदल। ये किस चीज का टाइम पीरियड होता है? पार्टिकल ऊपर और नीचे जाके वापस से यहाँ पर आता है। अगर ये थोड़ी सी सघन माध्यम में आ जाएगा तो पार्टिकल ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, कम ऊपर तक जाके नीचे आ जाएगा। हाँ, बात समझ में आ गई? तो 15वें का आंसर हो गया सी, कलकत्ता। फिर 15 के बाद में आता है 16। ठीक है, कर लेते हैं 16वां सवाल। ये बेटा दूं? 16वां सवाल। जब लैम्डा 5, 8, 9, 3 एंगस्ट्रॉम है तो 62 फ्रिंजेस मिल रहे हैं। तो जब लैम्डा 5, 4, 6, 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तो कितने फ्रिंज मिलेंगे? देखो ध्यान से। मैं मान लेता हूँ मैं YDSC करवा रहा हूँ, ये स्क्रीन है। हाँ यार, स्क्रीन की लेंथ कितनी है मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया है स्क्रीन की लेंथ कुछ L है। तो स्क्रीन में मेरे को कितनी है? 62 फ्रिंज मिल रहे हैं। हाँ यार, तो अगली बार मैंने यहाँ से आगे से आने वाली लैम्डा को बदल दी तो ये वाली लेंथ तो उतनी की उतनी है। हाँ यार, तो बताओ मेरे को एक फ्रिंज की मोटाई कितनी होती है? लैम्डा बड़ा D अपॉन छोटा D। तो 62 लैम्डा 1 बीटा 62 लैम्डा 1 बड़ा D अपॉन छोटा D, यही हुई कुल लंबाई स्क्रीन की। अब जब दूसरा लैम्डा आ जाएगा तो कितने हैं? मैं मान लेता हूँ n है। लैम्डा 2 बड़ा D अपॉन छोटा D। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आई? हाँ। ये था आपका सवाल संख्या 16। 11, 15, 16 और 12। अगला आ जाते हैं अपन 17 क्वेश्चन। अरे तो ध्यान सवाल है, NH डार्क फ्रिंज किसने पूछा है सवाल? 17वां। NH डार्क फ्रिंज बोलो। देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। बताओ फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर आता है? लैम्डा बाय 2 बड़ा D अपॉन छोटा D। हाँ, ये फर्स्ट मिनिमा है। तो दूसरा मिनिमा कहाँ आएगा? तीसरा NH, मतलब यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2n + 1। देखो ध्यान से, n को मैंने वन रखा, ये आ गया। n को मैंने 2 रखा, ये आ गया। n को मैंने 3 रखा, 6 - 1 5/2 आ गया। n को n रखूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये यहाँ पर कौन सा वाला होगा? NH काला। इसके बीच में ये आंसर ये नहीं है क्या? यही है सर। क्या 17 के बाद में आपने पूछा 22वां सवाल। बाईसवां सवाल क्या बोलता है? अच्छा सवाल है 22वां सवाल। देखो इधर 22वां सवाल हुआ किससे हैं? हुआ नहीं। 22वां अच्छा सवाल हो गया। कैसे किया बताओ?
पहले लैम्डा ज्ञात किया और फिर सी बाई लैम्डा बी का लैम्डा कैसे ज्ञात किया? चलो ठीक है, तरीका तो सही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? बताओ ये एक वेव है, हाँ या ना? यस सर। एक वेव है, तो बताओ मेरे को यहाँ से ये वाला दूरी कितना है? लैम्डा, ठीक है। तो बताओ मेरे को यहाँ पर पथांतर 0, यहाँ पर पथांतर लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे चल रहा है। तो बताओ मेरे को डेल्टा बराबर 0 पर क्या मिलेगा? उच्चिष्ट मैक्सिमा, हाँ या ना? यस सर। 0 पर मैक्सिमा, लैम्डा पे मैक्सिमा, 2 लैम्डा पे मैक्सिमा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब यहाँ पर 13 लैम्डा आएगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो 0 पे पहला मैक्सिमा, लैम्डा पे दूसरा मैक्सिमा, 2 लैम्डा पे तीसरा मैक्सिमा, 13 लैम्डा पे 14th मैक्सिमा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 13 लैम्डा, वो जो डिटेक्टर है वो चला है तो उसको 14 लगातार उच्चिष्ट मिले हैं, तो कितनी दूरी तय करी उसने? 13 लैम्डा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको? 0.13 मीटर। बात समझ आई है नहीं? हाँ, 14 लैम्डा बाय 2 तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो इसकी पहली लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रेषक से निकलने वाली समतलीय सूक्ष्म तरंगे समतल परावर्तक पर लंबवत आपतित होती है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो रेज आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, हाँ या ना? बात समझ आई है नहीं है? तो बताओ मेरे को, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो इसके पास में लैम्डा बाय 2 का एक पथांतर ऑलरेडी आ जाएगा, हाँ या ना? लैम्डा बाय 2 का पथांतर तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अगर लैम्डा बाय 2 का ऑलरेडी है तो यहाँ से जब ये लैम्डा बाय 2 और चलेगा तब मेरे को एक उच्चिष्ट मिलेगा। बात समझ आई या नहीं आई? लैम्डा अपॉन 2। देखो इधर क्वेश्चन की अगर मैं लैंग्वेज पढ़ूं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का पहला लाइन क्या है? प्लेन माइक्रोवेव आर ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड नॉर्मली टुवर्ड्स अ प्लेन रिफ्लेक्टर। और हिंदी में लिखा हुआ है प्रेषक से निकलने वाली समतलीय सूक्ष्म तरंगे समतल परावर्तक पर लंबवत आपतित होती है। तो देखो ये रे आई है, कैसे आई है? परपेंडिकुलर आई है तो रिफ्लेक्ट होगी, हाँ रिफ्लेक्टर है, बोले तो कांच जैसा होगा कुछ। और अगर कोई तरंग आती है वो रिफ्लेक्ट होती है, कांच से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें याद करो लैम्डा बाय 2 का पथांतर ऐड हो जाता है, हाँ बात समझ आई? फिर आगे क्या बोला हुआ है? एक डिटेक्टर है जो चल रहा है, तो वो जो डिटेक्टर है उसको 14 उच्चिष्ट मिले अगर वो 0.13 मीटर चला है। तो देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ वो जो डिटेक्टर है वो लैम्डा बाय 2 चला होगा और यहाँ से लैम्डा बाय 2 रे ऑलरेडी आ गई होगी, तो पथांतर शुल्क कितना हो जाएगा? लैम्डा का, हाँ या ना? मतलब जब वो यहाँ पर पहुंचा है तब उसको उच्चिष्ट मिल रहा है, यहाँ पर पहुंचा है तब उसको फिर उच्चिष्ट मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको कितना चलना पड़ेगा आगे? लैम्डा बाय 2 तो ये दे रहा है और लैम्डा बाय 2 ये दे रहा है। तो बताओ मेरे को, शुरुआत में मैंने क्या माना था? 13 लैम्डा, लेकिन यहाँ से लैम्डा बाय 2 तो हर बार एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको कितना चलना पड़ेगा? इसका आधा। तो ये कितना चला है? तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, हाँ या ना?
ये बात समझ आई? एक वेव यहाँ से आ रही है और ये यहाँ चल रहा है, ये तो हर बार λ/2 का पथांतर तो दे ही रहा है, तो इसको λ/2 का जैसे ही देगा तो λ/2 मिलके लैम्डा बोले तो दोनों का क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर ये और आगे चलेगा, कितना आगे चलेगा? 3λ/2, ये λ/2 चल के आया, कितना हुआ? 2λ। तो ये कितना आगे चला है? 13λ/2। बात समझ आई है नहीं? हाँ आगे। तो यहाँ से लैम्डा आ गया, उसके बाद में C बराबर लैम्डा इंटू F का प्रयोग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ उसकी तो λ/2 थी और उसने λ/2 ऐड हुई, फिर क्योंकि ये है ना, मेरे को तो क्या करना है? व्यतिकरण करवाना, और व्यतिकरण किन चीजों का होता है? दो चीजों का होता है। एक तो ये सोर्स है जो इधर चल रहा है, और एक ये सोर्स है जो इधर से आया है। जो इधर से आया है उसके पास में λ/2 का पथांतर ऑलरेडी है, तो जब ये λ/2 आगे चलेगा, ये भी λ/2 आगे चलेगा, तब मेरे को क्या मिलेगा? लैम्डा का पथांतर। फिर ये आगे चल जाएगा 3λ/2 प्लस λ/2। समझ गए या नहीं समझ गए? तो ये कितना आगे चलेगा? 13λ/2। तो देखो ध्यान से, मेरे को यहाँ पर कुल 14 मैक्सिमम मिल रहे हैं, तो पहला कहाँ मिलेगा मेरे को? जब ये पीछे होगा, कितना पीछे होगा? -λ/2 पे होगा ये, तो -λ/2, इसका λ/2 कितना हो गया? 0। फिर जब ये λ/2 पे आया तो λ/2 लैम्डा, फिर ये 3λ/2। यस सर, समझ गए? हाँ है ना? तो उसको तो λ/2 आगे चलते ही एक उच्चिष्ट मिल रहा है। यस सर, समझ गए? पक्का? कॉपी करेंगे। तो समझने वाली बात है। अच्छा सवाल था। 22वें सवाल के बाद में आपने पूछा 23वां सवाल है। ये सवाल कितनी बार करो? लैम्डा दे रखा है 200 नैनोमीटर और छोटा डी दे रखा है 700 नैनोमीटर। देखो ध्यान से इधर, लैम्डा कितना दे रखा है? किसका डाउट है? और छोटा डी कितना दे रखा है? तो देखो ध्यान से, पथांतर क्या होता था? बी साइन B sin थीटा। मेरे को मैक्सिमा निकालने हैं, मिनिमा उच्चिष्ट निकालने हैं, तो बताओ मेरे को मैक्सिमा पे ये क्या हो सकता है? 0। लैम्डा हो सकता है, 2λ हो सकता है, 3λ हो सकता है, 4λ हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4λ कितना हो गया? 800। 800 बटे 700 1 से बड़ा हो गया, पॉसिबल है? नहीं। बात समझ आई है? आ गई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये केंद्रीय उच्चिष्ट जहाँ डेल्टा बराबर 0, उसके ऊपर और नीचे लैम्डा वाला, उसके और ऊपर और उसके और नीचे 2λ वाला, उसके और ऊपर 3λ और नीचे 3λ वाला। 4λ वाला नहीं आएगा, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर टिक कर दूंगा ऑप्शन नंबर कॉपी। तेईसवें सवाल के बाद में आपने पूछा 23वें के बाद में आपने पूछा 25वां सवाल। आसान है ये। 25वां किसने पूछा? आसान है। 25वां सवाल पूछ सकते हो और सब आसान। 25वें के बाद में 30वां सवाल। एक मिनट, 25वें के बाद में 30वां ही है ना? हाँ जल्दी 25वें के बाद में 30वां सवाल क्या है? किसने पूछा 30वां? 30वां सवाल किसने पूछा? हाँ
नहीं, ऑनलाइन ही पूछा है। तीसरा सवाल भी नहीं बता रहे, आसान है। किसने पूछा बताओ? किसी ने पूछा, ओके ठीक है। तीसरा सवाल आसान है, 30वां और 25वां पूछने लायक नहीं, 32वें सवाल पे आते हैं। हाँ 32वां सवाल अच्छा है, देखो। क्या हो गया पीछे? क्या डिस्कशन कर रहे हो? क्या डिस्कशन कर रहे हो? ये सवाल हो गया 32वां? नहीं हुआ, करके भी आए हो? क्या सवाल है बताओ? हाँ पढ़ लो। 32वां हो किसी से? हमारे पास पढ़ा है, उसके बाद हमने रेज दी, उसके अंदर हमने जो प्रथम उच्चिष्ट मिलता है वो P पॉइंट में मिलता है। हम जैसे जैसे पढ़ते हैं दूर ले जा रहे हैं तो P और O का अनुपात होता है, वो बताया और उससे जो विजय। चलो बताओ मेरे को, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। तो मैं इसको अगर राइट में लेके जा रहा हूँ तो आगे से आने वाली लैम्डा तो वो का वो है, ये वो का वो है, ये वो का वो है, और डी को बढ़ा रहे हैं तो बीटा बढ़ेगा। हाँ एक बात पक्की। तो देखो ध्यान से, ये शुरुआत में ये कुछ बीटा था मान लो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्या था? फर्स्ट मैक्सिमा था, दे रखा है सवाल के अंदर। तो सवाल के अंदर पढ़ो 32वां सवाल। अब बताओ, अब जैसे जैसे ये राइट में जा रहा होगा, अब जैसे जैसे ये राइट में जा रहा होगा बीटा बढ़ेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट P तो यहाँ था, लेकिन अब जो पहला उच्चिष्ट है वो तो कहीं यहाँ ऊपर जाएगा और ये बीटा डैश हो गया। हाँ या ना? बात समझ आई है नहीं है? बीटा डैश जो बढ़ गया वो वाला, मतलब जो प्रथम उच्चिष्ट है वो ऊपर चले जाएगा। पहले यहाँ पर कितना तीव्रता थी? 4i। अब बताओ मेरे को, ये 4i तो ऊपर पहुंच गई है, तो जो पहले 0 यहाँ पर थी, जो पहले यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा पे 0 थी, क्या मैं बोल सकता हूँ अब ये चीज धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है तो 4i ऊपर पहुंचा है, तो हो सकता है यहाँ पर 0 आ जाए। हाँ यार, तो अब अगर मैं इसके ऑप्शन देखूँ, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट C टू द इंटेंसिटी एट O, O पर तो हमेशा ही 4i रहेगा। तो पहले यहाँ पर 4i और यहाँ पर भी 4i है, तो बताओ मेरे को पहले रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो पहले P पर इंटेंसिटी अपॉन O पर इंटेंसिटी, इसके अनुपात की बात करनी है। तो ये तो हमेशा ही 4i है और ये 4i से घट के 0 हो रहा है, तो ये वाला पूरा अनुपात घटेगा। हाँ यार, अनुपात घटेगा। और दूर लेके जाएंगे तो फिर ये इधर से ही रहेगा, और बढ़ेगा तो ये 0 आंसर क्या दिल्ली दे रखा है क्या? सीधे पहले घटेगा फिर, हाँ वही मतलब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। देखो ध्यान से इधर, क्या मैं बोल सकता हूँ अब यहाँ पर 0 था,
अब ये और ऊपर चले गया तो यहाँ पर तो अभी भी 4i है और ये ऊपर 4i पहुंच गया है तो 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ 2i जैसा हो सकता है, हाँ या ना? बात समझ आई या नहीं आई? ये P पॉइंट तो यही वाला है, हाँ या ना? तो पहले 4i से घट के हुआ 0, 0 से घट के वापस से 2i, कुछ भी 2i तो एग्जांपल के लिए कुछ भी हो सकता है ना? तो पहले ये रेशियो घटेगा फिर ये रेशियो बढ़ेगा, दिखा या नहीं दिखा? हाँ या? मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, बीटा बढ़ रहा है तो ये बीटा ये है, फिर ये बीटा ये है तो बीटा बाई 2 पे 0 आ गया, फिर ये बीटा और बढ़ गया तो बीटा बाई 2 का 0 ऊपर चले गया, तो यहाँ पर कुछ 0 4i के बीच में कुछ 2i पकड़ लो। एग्जांपल मेरे को तो रेशियो की बात करनी है, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अच्छा सवाल था, 32वां सवाल। उसके बाद में आ जाते हैं अपन 35। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा डाउट है, क्या आया बोलो? बात में डाउट आ रहा है कि ये टर्म कैसे की जाता है? आपने रेशियो में ये 2i लिया, इसमें देखो इस P पॉइंट पर तीव्रता शुरुआत में कितनी है? 4i। अब जब ये मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ तो ये जो बीटा था वो बीटा बढ़ गया, अब 4i ऊपर पहुंच गया ये वाला, तो इसके बीच में 0 आ गया नहीं। तो जैसे जैसे दूर लेके जा रहा हूँ और दूर लेके गया तो ये 4i और ऊपर खिसक गया, क्योंकि देखो बीटा और बढ़ गया, तो ये 4i और ऊपर खिसक गया, तो ये 0 भी और ऊपर खिसक गया, तो 0 और 4i के बीच में कुछ 2i हो जाएगा। तो पहले 4i से 0 हुआ, फिर 0 से 2i हुआ, तो पहले रेशियो था 1, फिर रेशियो हुआ 0, फिर रेशियो हुआ 1/2, तो पहले घटा फिर बढ़ा। 32वें के बाद में आपने पूछा है 35वां सवाल। छोटा डी दे रखा है 0.3 mm, लैम्डा दे रखा है 500, तो -30 से 30 के बीच में कितने उच्चिष्ट बनेंगे? ठीक है वही कर लेते हैं 35वां सवाल। ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, फिर 35वां करते हैं। 35वां भी ठीक सवाल है। बताओ मेरे को, क्या ये फॉर्मूला याद है सबको? यस सर। हाँ या ना? मेरे को तो मैक्सिमम निकालने, हाँ या ना? तो बताओ मेरे को, यहाँ पर डेल्टा बराबर 0, यहाँ पर डेल्टा बराबर लैम्डा, यहाँ पर डेल्टा बराबर 2 लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर मैं मान लेता हूँ कुछ n लैम्डा है, ठीक है? बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर मैं n लैम्डा रखता हूँ बराबर d और साइन थीटा, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को कितनी लेनी है? 30 डिग्री, क्योंकि मेरे को तो ऊपर 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री में कितने आ रहे हैं उसकी जानकारी चाहिए। हाँ, तो बताओ मेरे को, जब यहाँ पर मैंने थीटा को 30 रखा, n की वैल्यू क्या आ गई? हाँ या ना? ये आ गई। तो बताओ मेरे को, d पता है, लैम्डा पता है, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं, कितना आता है? d कितना है? 0.3 into 10 की पावर -3 अपॉन 2 into 500 into 10 की घात -9। एक 0 आ गया ये इधर, ये 3 0 10 की घात -6, ये 3 10 की घात -3 ऊपर आ गए 3, 5 2 10, ये कितना आ गया? 300। तो आंसर देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 है और ये तो कॉमन है, तो यहाँ से लेके यहाँ पर भी 300 है, लेकिन इसको तो मैंने 2 बार जोड़ दिया है, तो आंसर 599 हो जाएगा। आंसर क्या दे रखा है? जी सर। समझे? 35 क्वेश्चन। 35 गुंजन आपका डाउट था, समझ आया नहीं है? और किसी का डाउट था यहाँ पे? 35 के बाद में आ जाते हैं 37 और 48।
क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन। ये लो भाई अगला सवाल 37। किसने पूछा है 37? ये पूरा D है और ये वाली दूरी आपको दे रखी है 2D/3, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? यहाँ से एक वेव आई यहाँ तक और यहाँ से एक वेव आई यहाँ तक। ये S1 है, ये S2 है और ये O है। बताओ इस O पॉइंट पर पथांतर क्या होगा? S1O माइनस, हाँ या नो? यही होगा। अब ये बोला हुआ है कि O पर उच्चिष्ट है, तो बताओ लैम्डा क्या नहीं हो सकता है? O पर उच्चिष्ट है, O पर उच्चिष्ट है तो बताओ मेरे को S1O की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 2D/3 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस अंडर रूट में D/3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ तक बात समझ में आती है? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो बड़ा D है वो कॉमन ले लेता हूँ। बड़ा D कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस 4D स्क्वायर अपॉन 9D स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन 9D स्क्वायर की पावर। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? हाँ, यहाँ देखो समझ आया नहीं है? देखो मैंने यहाँ से क्या किया, D को स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंडर रूट से बाहर निकला, कैपिटल D आ गया। अब बताओ ये कैपिटल D छोटे d के मुकाबले बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ, तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो देखो D मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/2 into 4 2D स्क्वायर अपॉन 9D स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 18। 1 से 1 काट दो, देखो ध्यान से उसमें 2/9 माइनस 1 अपॉन 18, तो डेल्टा कितना आया? बड़ा D इंटू 2/9 D स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 18 D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। बताओ कितना आया ये? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 माइनस 1 3 अपॉन 18 1/6, तो D स्क्वायर अपॉन 6D। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? एक कट गया ना D, यहाँ तक मैंने लिख दिया पथांतर। अब मेरे को ये बोला हुआ है कि O पर क्या है, मेरे को ये सवाल में बोला हुआ है कि O पर मैक्सिमा है, तो लैम्डा क्या नहीं हो सकता है, मेरे को सवाल में ये पूछा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लैम्डा क्या हो सकता है, मैं वो निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? तो बताओ मेरे को ये किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा ऐसा। तो बताओ लैम्डा किसके बराबर हो सकता है? लैम्डा D स्क्वायर अपॉन 6D के बराबर हो सकता है, या फिर लैम्डा D स्क्वायर अपॉन 12D के बराबर हो सकता है, या फिर D स्क्वायर अपॉन 18D के बराबर हो सकता है। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ, ये ऑप्शन 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, A नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो 37 का आंसर हो गया A आगरा। 37 कॉपी करना है, कॉपी कर लो, फिर 48 पे आ जाते हैं।
48 का तो पहला कथन गलत है, क्या बताऊं इसमें, कौन पूछ रहा है? पानी डाल देते हैं तो जो फ्रिंज है वो श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट तो वही रहता है। क्लास में बताया है तो स्टेटमेंट पहला गलत हो गया तो दूसरा पढ़ा ही नहीं। शीट किसकी थी? कुछ अच्छे सवाल थे जैसे कि ये करें, जो अच्छे सवाल थे वो सब आई करें आपको। अब आपको क्या करना है, एचसी वर्मा के भी अपन ने लगभग 30 सवाल कर लिए और ये लगभग 50 सवाल। अब प्रीवियस ईयर और लगा लो, तो बहुत है वो, ठीक है, बहुत है वो, आपने एक बार के लिए कंसेप्ट कर लिए। तो मेरे को बताओ कितने लोग एनसीईआरटी आज लेके आए हैं? अर्धचालक शुरू करेंगे आज, और कल से एनसीईआरटी जो लेके आएगा वही क्लास में बैठेगा। तो इसकी क्लास तीसरी है। अगर एनसीईआरटी नहीं लेके आओगे, हिंदी वाली या इंग्लिश वाली जो है आपके पास में दूसरा भाग 12वीं का, अगर वो नहीं लेके आओगे तो क्लास में भी बैठने का आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अर्धचालक पूरा पूरा अपन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से एक चीज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में अगर वो चीजें भी हम याद रख ले तो बहुत हो। अर्धचालक आज क्या तारीख है? आज मंगलवार है, तो अभी आधा घंटा, फिर अगले मंगलवार तक हो जाएगा ये। 6 लेक्चर, 4 या 5 6 लेक्चर लगते हैं। आपको क्या होगा प्रकाश? पढ़ाई लिखाई चल रही है? क्या लिख रहे हो? ठीक है, कॉपी कर लिया है सब? देखिए, चलो अर्धचालक शुरू करते हैं। क्या होता है अर्धचालक? किसी को कुछ भी पता है अर्धचालक के बारे में? एकदम जीरो ठीक है। तो आपने देखो, अगर मान लो मेरे को पंखा चलाना है तो मैं पंखा चलाऊंगा तो पंखा ऐसे ऐसे चल रहा है, मजा आएगा? कितना धीमे धीमे चल रहा है। या फिर पंखा चल रहा है बहुत तेज, मजा आएगा? आपको क्या चाहिए? नॉर्मल चले ना, एकदम ही धीरे ना एकदम ही तेज। भैया आप एक्टिवा चलाते हो, बाइक चलाते हो, क्या चलाते हो? 40 50 30 40 50 है, थोड़ी ना है 5 नहीं, या फिर बस आज भगवान के दर्शन करने में को, ठीक है। वैसे ही जो अर्धचालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो कैसा होता है? कंट्रोल्ड होता है। एक कुचालक में क्या होता है? जीरो फ्लो। एक चालक में क्या होता है? फुल फ्लो। ना मेरे को फुल फ्लो पसंद है, ना मेरे को 80 पे भगानी है, ना मेरे को 2 या 3 या 4 पे चलानी है। मेरे को तो कितने पे चलानी है? कभी 30 पे, कभी 40 पे, कभी 50 पे। मेरे को कैसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो कौन प्रदान करता है? एक अर्धचालक। कुचालक कौन सा हो गया? जिनकी रेजिस्टिविटी
बहुत ज़्यादा हो गई, Yes, sir. या फिर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई। चालक कौन से? जिनका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा या फिर रेजिस्टिविटी बहुत कम। तो अर्धचालक कौन से हो गए? जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में या रेजिस्टिविटी भी इन दोनों के बीच में। बात समझ में आई? हाँ या नहीं? जैसे आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे, एक पन्ना पलट करोगे आप, उसमें वहाँ पर पीछे आपको जो अर्धचालक है उसकी परिभाषा बताई गई है कंडक्टिविटी के हिसाब से और रेजिस्टिविटी के हिसाब से। दिखा है, देखो डेटा मिलेगा आपको। Yes, sir. पीछे एनसीईआरटी है आप दोनों के पास में है, उधर भी है, तो एक इधर दे दो, इन दोनों के पास में है या नहीं है? हैं? फोन में खोल लो, ठीक है, कहीं खोलो, लेकिन कल लेके आओगे। Yes, sir. दो के बीच में एक भी मंजूर है, दो के बीच में एक भी मंजूर है, लेकिन लेके आओगे तो जो भी एक्स्ट्रा बातें होगी वो आप अपनी किताब में लिख पाओगे। ठीक है, सीधा हिसाब है, मैं तो आपको फायदा बता रहा हूँ। Yes, sir. ऑनलाइन वालों एनसीईआरटी है या नहीं है? घर पे आपके पास नहीं है तो मोबाइल में तो आप वीडियो देख रहे होगे तो काम करोगे। पढ़ी है नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो कल की क्लास से पहले जुगाड़ कर लेना एनसीईआरटी का। क्या हुआ? तो मैं क्या बोल रहा था? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो ध्यान से, आपको एनसीईआरटी के अंदर ये पहला दिखेगा, Yes, sir. धातु, इसका कंडक्टिविटी कितना है? 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8, और इसका 10 की पावर, ये रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, याद नहीं करनी है। क्या एनडीए का पेपर? इसमें भी क्या बोल रहे हो? ऐसा क्वेश्चन आ तो आएंगे ही ना। चालक का कंडक्टिविटी ज्यादा तो चालक का ये ज्यादा, तो इसका सिग्मा कम तो इसका रो कम। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में एक आता है अर्ध चालक, उसका ये और ये दोनों इनके बीच में, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सबसे ज्यादा काम का डिवाइस है, वैल्यू याद नहीं रखना। हमारा कंप्यूटर, हमारा टीवी, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा फ्रिज, हमारा पंखा, हमारी ट्यूबलाइट, हमारा सब कुछ में अर्धचालक का उपयोग होता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर्स का जो बनाने वाला देश है वो है चाइना, चीन। ठीक है, इसीलिए कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है? मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी पिछले 3 सालों में चाइना की वजह से ये जो कोरोना वायरस आया है, ये जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर, वो धीरे धीरे करके अब चाइना से बाहर निकल के कुछ भारत में आ रहा है। मतलब अगर पहले चाइना में, पूरी दुनिया में मान लो पहले 100 अगर सेमीकंडक्टर बनते थे तो 80 कहाँ बनते थे? चाइना में। अब 20 कहाँ बनते थे? बाकी सब जगह पे। तो अब क्या हो गया है? अब चाइना में 50 बन रहे हैं, बाकी के 50 पूरी दुनिया में बन रहे हैं। समझ रहे हो? तो भारत में 30 आ गए या 20 आ गए, तो भारत के अंदर भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर के प्लांट डल रहे हैं। बट अभी भी 50 तो बहुत, मैंने क्या कहते हैं, कम बोला है। अभी भी चाइना में 70 तो बन ही रहे, ये मान के। क्यों? क्योंकि भाई इतनी टेक्निकल लिटरेसी, मतलब अपन के यहाँ पर हर इंसान को सेमीकंडक्टर वगैरह बनाना आता है नहीं, धीरे धीरे टाइम लगेगा ना, उनको सिखाएंगे ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं फोन। अपन को इतना नहीं आता, और वहाँ के लोग ऑलरेडी वो काम सीखे हैं, तो यहाँ पर अपन सिखाएंगे और वहाँ पर तो लोग सीखे हैं। और चाइना के अंदर एक इंसान 14 घंटे लेबर करता है, 13 घंटे लेबर करता है, और पैसा 500 रुपये मांगता है। और अपने यहाँ पे जो लेबर है वो 7-8 घंटे दिहाड़ी करेंगे और 600 रुपये मांगेंगे। तो कहाँ सस्ता हुआ? चाइना।
भाई जहाँ यहाँ 600 रुपये मेरे को एक मजदूर मिल रहा है, वहाँ मेरे को 600 रुपये के अंदर 2 मजदूर मिल रहे हैं। यहाँ वाला तो 8 घंटे काम करता है, उसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक, 4 बार चाय पी के आऊँ, और वहाँ पे 15 मिनट का लंच ब्रेक। जो काम यहाँ पर वो 6 घंटे में करता है, वो काम वहाँ वाला 3 घंटे में कर लेता है। तो यहाँ अगर 3 दिन वो 18 घंटे में काम करेगा, वो वहाँ पे 12 घंटे में एक बार में काम कर लेगा। तो यहाँ पे 3 दिन में जो काम होगा वो वहाँ पे 1 दिन में हो जाएगा। पर ठीक है, धीरे धीरे करके इंडिया में भी स्किल्ड लेबर आएगा। अपने यहाँ पर लेबर है, स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड समझते हो? योग्य। तो चाइना में बनते हैं भाई सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर, इसलिए फ़ोन की कॉस्ट चाइना में कम है। चाइना में फ़ोन वगैरह सस्ते मिलते हैं। जो यहाँ पर OnePlus का फ़ोन 30,000 में मिलेगा, तो वहाँ पर 12,000, 15,000 ऐसे थ्रो अवे प्राइस में मिल जाता है। समझ रहे हैं? बट वही बात है ना, यहाँ पर फिर टैक्स लगाना। अगर आप वहाँ से लेके आओगे, ऐसा थोड़ी ना कि 12,000 के हैं, वहाँ पे पैक कर दो, सूटकेस में डाल दो, भारत लेके आए। यहाँ पर भारत में लेके आओगे तो एक्साइज और कस्टम वाले बोलेंगे कि नहीं, इसका जो भी डिफरेंस है वो हमको दो, हमको तो चाहिए ही चाहिए। या तो हम चाइना वालों से लें या तुमसे लें, हमको तो हर एक मोबाइल के ऊपर जो हम 10,000 रुपये लेते हैं वो हम लेंगे। कैसे? अगर तुमको नहीं देना है तो फ़ोन छोड़ दो, ये तब भी हमारा लेके जाना है, वो पैसा देना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर का हर जगह यूज होता है। तो 2 ब्रांचें होती है इंजीनियरिंग के अंदर, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सबने नाम सुना है नहीं सुना है? और एक और होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, बताओ। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हो जो छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चिप्स होती है, मदरबोर्ड आपका मोबाइल, लैपटॉप, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। और इलेक्ट्रिकल में क्या आएगा? बड़े बड़े ट्रांसफार्मर। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? बड़े बड़े जनरेटर, जितने भी बड़े बड़े डिवाइस है उनकी इंजीनियरिंग पढ़नी है आपको तो इलेक्ट्रिकल ले। जितने भी छोटे छोटे डिवाइस है उनकी इंजीनियरिंग पढ़नी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर के अंदर एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर की समझ रखता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला इंजीनियर होता है। जो सॉफ्टवेयर की पकड़ रखता है वो होता है आईटी इंजीनियर। और जिसके पास में दोनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है वो होता है सीएस, कंप्यूटर साइंस। समझ रहे हो? इसीलिए सीएस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, पैसा सबसे ज़्यादा उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज है और उसको हार्डवेयर की भी नॉलेज है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी लोग सिर्फ कंप्यूटर को उठाते हैं। कंप्यूटर वाले क्या करते हैं? दोनों में अपने अप्लाई कर देते हैं, हमको हार्डवेयर भी आता है, हमको सॉफ्टवेयर भी आता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सॉफ्टवेयर वालों की भी कमी है, सॉफ्टवेयर की भी बहुत सारी कंपनी है और हार्डवेयर वालों की भी। तो ये जो 3 ब्रांचें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और आईटी, ये तीनों की जो भी कंपनी आती है कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट तीनों को बिठाती है। फिर सेलेक्ट उनकी इच्छा किसको करके लेके जाएगी। क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा हो, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर आता हो, कंप्यूटर वाले को नहीं आता, तो उसको अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हार्डवेयर वाले की जरूरत होगी तो उसको लेके जाएगी। या फिर कोई एक ऐसा जना है जिसका सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आईटी की बहुत नॉलेज है, फालतू की बातें करने की क्लास से बात आ सकता है, ठीक है ना? मैं हूँ ये, ठीक है? इसमें बहुत सारी फालतू की बातें आएगी, तो बस आपको सुननी, आपको करनी नहीं। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है पूरा। अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाते रहूँगा तो इंटरेस्ट आएगा ही। इन सब बातों से थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा बस, बाकी और कुछ। बाकी मैं तो आपको बोल दूंगा कि हाँ भाई ये वैल्यू ऐसी होती है, इसके बीच में ये नंबर आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? वो किताब पढ़िए, आप भी पढ़ सकते हैं। कुछ बातें बोलूँगा याद रह जाएगी, क्या पता थियोरेटिकल सवाल आएगा, पता निकल जाएगा। तो वैल्यू हर किसी की होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? सीएस वाले की, क्योंकि उसको दोनों चीज़ें आती हैं। बात समझ में आई? और कौन कौन सी ब्रांचें होती है बताओ? मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मेन ब्रांचें बोलो। मेन 8 से 10 ब्रांचें कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, माइनिंग भी हर जगह नहीं होती है। लेकिन ये जो कितनी 8 ब्रांचें होगी, ये 8 ब्रांचें हर कॉलेज में
समझ रहे हो? हर मतलब पुरानी कॉलेज में। अब किसी एक कॉलेज ने मान लो जो ISM धनबाद है, वहाँ पर माइनिंग है, तो हर जगह माइनिंग नहीं मिलती है। माइनिंग में क्या होता है, जो खान वान होती है उसके अंदर जो काम करता है उसके अंदर की जो इंजीनियरिंग होती है, थोड़ी ना होता है कि अपन जमीन के अंदर खोद खोद के जाते हैं नीचे, क्या नीचे अपन कोई सा भी हथौड़ा यूज ले सकते हैं? तो इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग क्या होती है? खोज करना तो रिसर्च होती है। इंजीनियरिंग क्या होती है? कोई चीज का नया इन्वेंट किया और उसका वर्किंग कैसी। जैसे क्या कहते हैं, जो आप टेबल पे बैठे हो, टेबल कुर्सी पे बैठे हो, इसका शेप कुछ और हो सकता था, हाँ हो सकता था। अगर कुछ वैसा शेप होता तो क्या पता ये ज़्यादा अच्छी हो जाती। तो ये इसकी इंजीनियरिंग होगी। जैसे कुर्सी है, इसके जो 4 पाँव हैं वो चारों के चारों जो पग है उसको वैसे फैलते हुए क्यों जा रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं है कुर्सी? अगर ये कुर्सी ऐसे हो जाएगी तो क्या अच्छी होगी या खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आपके घर पे एक गिलास है पानी की, उसका शेप ऐसा है, अच्छी है या फिर ये वाली ग्लास है, उसका कौन सी ग्लास अच्छी है? ये वाली है, ये वाली, राइट वाली। क्यों? क्योंकि हल्का सा टेबल हिलाऊंगा तो इसके गिरने की संभावना है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर किसका होगा? ऊपर किसका होगा? तो मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा तो इसके ऊपर टॉर्क ज़्यादा लगेगा और ये घूम जाएगा। बात समझ आई यहाँ? तो ये इसकी इंजीनियरिंग है। तो कोई सी भी मशीन बनती है, उस मशीन के अंदर इंजीनियरिंग लगती है। अगर वो मशीन लिफ्ट हो गई, कार का इंजन हो गया, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी। अगर वो मशीन कोई कंप्यूटर और उसकी होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। अगर वो मशीन बाहर लगा हुआ ट्रांसफार्मर है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। समझ रहे हो? मशीन के बारे में पढ़ाई करनी, मशीन कैसे काम करती है, उसको कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब इंजीनियरिंग है। समझ रहे हो? इंजीनियर लोग क्या करते हैं? मशीन। घर पे इंजीनियर होते हैं, हाँ भाई इंजीनियर आ जाओ, पंखा ठीक करना था, वो मशीन नहीं कर, चाहे से ठीक करना नहीं आता है, लेकिन एक बार के लिए आपको कुछ तो नॉलेज होगी कि इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, कंडेंसर लगा हुआ होता है। नाम तो सुना हुआ होता है आप लोगों ने, चाहे से आपको इसका डिलीवर का नॉलेज नहीं, लेकिन नाम तो सुना हुआ होता है। आपने पढ़ाई के अंदर कैपेसिटर सुना है, संधारित्र सुना है, बाकी लोगों ने सुना भी नहीं। जहाँ मशीन है वहाँ इंजीनियरिंग। तो हिंदी मीडियम के बच्चे एक बार रैंक आने के बाद में कंप्यूटर साइंस में चले तो जाते हैं, लेकिन मैं उनको क्या बोलता हूँ पता है? तकलीफ आएगी। इससे बढ़िया आप लोग के लिए अच्छी ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रिकल अच्छी है आप लोग के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले को भी क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिकल मेरे को सबसे हिंदी मीडियम के लिए अगर मुझसे कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल मिल रही हो ले लो, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लो। CS मिल रहा है ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कोडिंग की तो मत ले, फंस जाओ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या आप इतनी मेहनत कर पाओगे? 10 में से कोई 2 कर पाते हैं, 8 तो नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो उनको सही पिक्चर बताऊंगा कि देखो 10 में से 2 जने मेहनत कर गए थे, वो आगे बढ़ गए, लेकिन 8 तो अभी भी तकलीफ में ही है, संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत आगे की बात है, लेकिन आप सब ब्रांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो 11वीं और 12वीं। पूरी मैकेनिक्स में कौन सी आती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर हीट ट्रांसफर में कौन सी आती है? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल रिएक्शन हो रही है, हीट का लेन देन होना। फिर आगे आ जाओ अगले इलेक्ट्रोस्टैट्स में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ ही आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स हो गई, एडवांस इंजीनियरिंग हो गई है। रॉकेट साइंस, एरोस्पेस, उसके बारे में कुछ नहीं आता, बट ठीक है आगे जाओ, फिजिक्स ही है वो, सब कुछ एरोस्पेस और ये सब। एक कॉलेज के अंदर बथेरी ब्रांचेस होती है, बथेरी मतलब बहुत सारी, बट जो पुरानी 8 ब्रांच होती है वो कौन सी होती है? जैसे पुरानी IITs कौन कौन सी है? बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की, कानपुर, गुवाहाटी, धनबाद, BHU, मद्रास, ये सब पुरानी IITs है। नई IIT कौन सी IIT जो ऐसी पुरानी ब्रांचें कौन कौन सी? वो जो 8 बोली थी, वो नई कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हैं? समझ रहे? चलो आगे बढ़ जाओ। अभी तो मैंने आपको 2 हिसाब से एक अर्धचालक के बारे में बताया, एक उसकी कंडक्टिविटी, एक उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। कल NCERT लेके आओगे
तो एनर्जी गैप के हिसाब से आपको ये बताऊंगा। ये तीसरा, ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन अर्धचालक को डिफाइन करेंगे और फिर प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर वो सब पढ़ेंगे। कल एनसीईआरटी लेके आना सभी दिन, क्योंकि पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से ही है। तो अब आपकी छुट्टी है, घर जाओ। केमिस्ट्री की कोई क्लास नहीं है। चलिए